हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और इससे पहले की जो दो वीडियोस आपको मिली, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड ने जो मॉडल पेपर 2021 पब्लिश किया हुआ है उसी का सॉल्यूशन चल रहा है। हम अभी तक 3 सेक्शन ए बी सी का सॉल्यूशन कर चुके हैं। डी का अब हम करेंगे। तो डी की शुरुआत करते हैं हम 24th क्वेश्चन से। 24th क्वेश्चन क्या है, चॉइस भी है इसमें। मैट्रिक्स का यूज़ करके जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम दे रखा है, हमें रैखिक समीकरण निकाय दे रखा है, उसका सॉल्यूशन करना है। तो दिया गया गिवन है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। और करेक्शन ये है कि यहाँ जो प्लस वाई है, ये इसकी जगह माइनस वाई होना चाहिए, क्योंकि प्लस वाई होने पर इसका इन्वर्स निकालना है, यानी इसको इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स के बाद सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर ये माइनस वाई होगा, यानी इसका कोफिशिएंट -1 होगा, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। चलिए करते हैं। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर कितना आ जाएगा, देखिए 3 2 -1 1 -1 -1 1 -1 1 एक्स वाई जेड, ठीक है। और इधर आ जाएंगे सारे कांस्टेंट 3 2 1। इसे हम ए सपोज कर सकते हैं, इसे x इज इक्वल टू बी, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। याद, अब हमने इसको a सपोज किया है, इसको x सपोज किया है, इसको b सपोज किया है, तो ax इज इक्वल टू बी हो गया, यानी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब आपको यहां बताना है कि क्या a है, तो हियर a इज इक्वल टू क्या है वो लिख दीजिए, 3 2 -1 1 -1 -1 1 -1 1। आपने x किसको सपोज किया है वो लिख दीजिए, तो x y z। आपने b किसको सपोज किया है उसे भी लिख दीजिए, तो b है अपना 3 1 3 2 1, ठीक है। अब सबसे पहले हमें a इनवर्स निकालना है, क्योंकि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है। b की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो किसकी वैल्यू नहीं है, a इनवर्स की नहीं है। अब a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स के लिए आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्सेबल होना चाहिए, यानी व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसके लिए हम इस मैट्रिक्स के संगत जो डिटर्मिनेंट होगा, सारणिक होगा, उसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके संगत सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। 3 2 -1 1 -1 -1 1 -1 1, कितना आ जाएगा 3। तो -1 और ये -1, फिर -1 2 और ये -1, फिर +1 के लिए -2 और -1, कितना आ गया ये -1 -1 -2 3 जस्ट -6, ये -1 और ये माइनस का 3, -6 -1 -7 -10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। चूंकि ये 0 नहीं है, इसलिए a जो है वो इनवर्सेबल है, ठीक है। सिंस सारणिक a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, इनवर्सेबल है। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
ए इनवर्स विद्यमान होगा, अपन ये भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम एडजॉइंट निकालेंगे सबसे पहले, और एडजॉइंट क्या होता है, क्या होता है बताइए एडजॉइंट? इस मैट्रिक्स के संगत, इस मैट्रिक्स के जो अवयव हैं उनके सहखंड अवयवों से बना जो सेकंड एलिमेंट यानी कोफैक्टर से बना जो मैट्रिक्स होगा वो इसका उसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। तो देखिए निकालते हैं अपन एडजॉइंट। अच्छा, इसके लिए अपन क्या करें, यहां पर कहीं जैसे ये मैट्रिक्स है ना, इसके साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। अभी मैं मिटा दूंगा इसको इसके लिए। अब 3 के लिए देखिए, तो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे। ये कॉलम, ये रो गई, ये कॉलम गया, क्या बचा अपने पास? ये बचा। इसका सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके, तो -1 और ये -1 -2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन प्लस, तो -2। 1 के लिए सेम वही है, ये रो ये कॉलम 2 और ये +1 तो -1, 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइन माइनस, तो -1। ठीक है, इस 1 के लिए -2 और -1 -3, लेकिन साइन प्लस का है तो -3 ही रहेगा। 2 के लिए देखिए, जो मिस्टेक होगी आपसे वो इसके कोफैक्टर यानी सहखंड निकालने में ही गलती होगी, इसलिए बहुत सावधानी से निकालना है। 2 ये कॉलम ये रो, 1 + 1 2 है ना, 1 + 1 दोनों प्लस किए तो 2 हो गए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन माइनस, तो -2। ठीक है, अब -1 के लिए 3 और +1 4, और कॉरस्पॉन्डिंग साइन प्लस का तो 4। -1 के लिए -3 + 1, -3 + 1 यानी -2, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा। -1 के लिए देखिए, ये रो ये कॉलम, -1 + 1 0, और कॉरस्पॉन्डिंग साइन भले ही नेगेटिव है, 0 तो 0 ही रहेगा। -1 के लिए -3 -2 -5, कॉरस्पॉन्डिंग साइन माइनस, तो +5। 1 के लिए -3 -2 -5, और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइन प्लस है तो -5 रहेगा। इसका करेंगे अपन ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज के लिए हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो इस रो को कॉलम में -2 -1 -3, इस रो को, और 0 5 -5। अब निकालना है ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1/10, और एडजॉइंट ए की वैल्यू यहां से रख दीजिए, -2 -1 -3 -2 4 2 0 5 -5। ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया। अब आपके पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, वो ए इनवर्स की आ गई। बी की वैल्यू चाहिए, आपके पास बी की वैल्यू ये है, यहां रख दीजिए 1 में। तो पुट द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स x एंड b इन 1 में रखिए। कितना आता है देखिए, x को हमने लिखा है x y एंड z इज इक्वल टू ए इनवर्स -1/10 -2 -1 -3 -2 4 2 0 5 -5, और यहीं लिख दीजिए b को। b का कितना है, 3 2 1 3 2 1। करिए सॉल्व। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/10। ठीक है,
आपको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम मेथड। इसमें इस रो से चलेंगे और इसमें ये कॉलम है, इस तरीके से चलेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए -2 का 3 से -6, -2 का 2 से -4, और ये 0 का 1 से +0। सेकेंड रो का -3, 4 to 8 प्लस 5 इंटू 1 5। ठीक है, थर्ड रो -9, 2 to 4 एंड -5। कितना आ जाएगा? -10, 8 और 5 13, 13 में से गया 3 तो 10, -9 और -5 -14 और +4 -10। -10 का डिवाइड किया हमने तो x, y एंड z कितना आ जाएगा? 1 -1 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। ये x, y, z की वैल्यू आ गई। अब हमें ये देखना है कि क्या ये वैल्यू सही है या गलत है। ठीक है ना, अब चेक करते हैं अपन। देखिए, हालांकि आपका आंसर यहां पर हो गया, लेकिन अब हमें चेक करना है। तो देखिए चेक कैसे करेंगे। यहां रखिए x की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 प्लस -1 प्लस 1। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। इधर 3 इंटू 1 3, इधर 3, सेटिस्फाई। इसका मतलब आंसर अपना ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक को सेटिस्फाई कराते हैं, एक तो हो जाता है, बाकी और नहीं होते। तो सबको सेटिस्फाई करिए। यहाँ कराइए। देखिए x की जगह 1 2 और -1 रखेंगे तो +1 3 में से बन गया तो 2, बिल्कुल सही है। यहाँ रखिए -1 +1 और +1, तो -1 +1 कैंसिल, 1 का 1 आ जाएगा। इट मीन्स अपना ये आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी, लेकिन आपको ये दिखाना नहीं है, आपको केवल रफ वर्क करना है। रफ में करिए, और अब आपको थोड़ा सा यह है कि जब आपका आंसर सही आ जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा और एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, जब आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। इसका सेकंड 24 का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, अब उसे अपन देखते हैं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, और आसान ही होते हैं। इफ मैट्रिक्स ए, इसका सेकंड पार्ट है, यानी गिवन ए इज इक्वल टू है 2 1 3 2। देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है, वी वांट टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है? a² -4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। यहाँ ये जीरो मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू 0 0 होती है 2/2 का, और ये दे रखा है वैसे 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है, और यूनिट मैट्रिक्स है आपकी ये 2/2 का है। हमें ये प्रूफ करना है कि a² -4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है, पहले a² निकालते हैं। a² पता है आपको, कैसे निकालेंगे? a इंटू ए से, यानी 2 1 3 2। एक बार पुनः लिख दीजिए 2 1 3 2। वैसे स्क्वायर मत कर देना कि a² का मतलब जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2², गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपने लिख दिया a इंटू ए। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, करिए। रो कॉलम, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे अपन? रो इंटू कॉलम वाला। देखिए ऐसे रख लीजिए हाथ, 2 का 2 से 4, 3 का 1 से 3, 4 और 3 7। अब इसका इस कॉलम से, सेकंड से, 2 3 6 और 6 12।
अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 + 2 4, 3 + 4 7। अब 4a निकालिए, 4 का मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 2। मैट्रिक्स में आपको पता है कि जब भी किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 8, 4 12 एंड 8। आई तो अपना है ही वो। नाउ a² - 4a + i, वैल्यू रखिए a² की 7 4 12 7, ठीक है, -4a की ये वैल्यू 8 4 12 8 प्लस i यानी 1 0 0 1। हाँ जी, 7 - 8 + 1, तो 7 और 1 8, 8 में से 8 गया तो 0, 12 - 12 0 तो 0, 4 - 4 0 0, 7 + 1 -8 0 मीन्स 0, हेंस प्रूव्ड। अब आप, ये आपका प्रूफ हो गया, और आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे उस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि दोनों में चॉइस है, और चॉइस में ये हमें सुविधा होती है कि हमें जो इजी लगता है, जो आसान लगता है, उसको अपन करते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 25वां क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, और प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते हैं तो वैसे ही कपकपी आ जाती है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी अपने आप में भी आसान है, बस हमें समझ में आना चाहिए। तो चलिए प्रोबेबिलिटी का 25वां क्वेश्चन करते हैं। क्या है? एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 व 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। और सेकंड है, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। इंग्लिश में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved and exactly one them solves the problem. ठीक है, तो क्या दे रखा है भाई हमें? क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? पी ए इज इक्वल टू दे रखा है हाफ, है ना, और b के द्वारा उसे सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है पी बी है वो 1/3 है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि a सॉल्व नहीं कर पाए और b भी सॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर अपन क्या करेंगे, वो भी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। a के सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी, न कर पाने की, कितना आ जाएगा? 1 - ½ इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली पी बी बार 1 - पी बी, 1 - 1/3, और ये कितना हो जाएगा? 1 में से 1/3 गया तो 2/3, ये हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस समस्या हल न होने की प्रायिकता, दोनों के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी पी ए बार इंटू पी बी बार। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी है, न कर पाने की।
हमें निकालनी है समस्या को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने की, तो 1 में से माइनस कर देंगे, समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए 1 माइनस पी ए बार कितना है 1/2 इंटू 2/3 पी बी बार। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/3 और ये आ गया 2/3। सेकेंड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। उनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है ना। तो किसी एक के हल करने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? देखिए किसी एक के, अगर मान लीजिए ए ने कर लिया तो बी कर पाया, नहीं कर पाया कोई फर्क नहीं पड़ता, या बी कर ले तो ए भले ही नहीं कर पाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बार, ए ने सॉल्व कर लिया लेकिन बी सॉल्व नहीं कर पाया, और ए नहीं कर पाए और बी सॉल्व कर ले, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहां ये परस्पर अपवर्जी घटना है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, है ना। तो बीच में और आया है इसलिए प्लस हो जाएंगे। अब यहां ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये दोनों, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। वैल्यू रखिए, पी ए की वैल्यू क्या है 1/2, पी बी बार है 1/3 सॉरी 2/3 प्लस पी ए बार वही 1/2 और पी बी है 1/3 कितना हो गया 6 एल्सियम 2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 3/6 विच इज 1/2। यानी उस प्रॉब्लम के किसी भी एक के द्वारा वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम मीन्स 1/2, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका चॉइस में है, अब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और पता है ना आपको कैसे करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद उसमें से नोट करना है। इसका सेकंड, एक सिक्के को इस प्रकार अभिनत किया गया है कि सिक्के पर चित्त आने की संभावना पट्ट आने की अपेक्षा 3 गुना है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पट्टों की संख्या के लिए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अ कॉइन इज biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail if the coin is tossed twice. Find the probability distribution of number of tails. बहुत सिंपल है। देखिए वो कह रहा है कि एक बाइस्ड सिक्का है, उसको उछाला जाता है और उस पर जो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो जो पॉसिबिलिटी है, वो टेल आने की 3 टाइम्स है, टेल आने की 3 टाइम्स है। तो अपन ये सपोज कर लेते हैं कि माना सिक्के पर पट यानी टेल आने की संभावना बराबर x, तब हेड आने की यानी चित्त आने की बराबर 3x। ये x और ये 3x दोनों मिलकर के 1 होंगे, therefore 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3x है तो 3 यानी 1/4। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी x है तो 1/4। ठीक है,
वो कह रहा है उस सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार उछाला जाता है। तो माना कैपिटल एक्स सिक्कों के उछाल की संख्या, जितनी बार टॉस करते तो एक्स, तब एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, सॉरी, सिक्के पर, वो कह रहा है सिक्के पर पट्टों की संख्या, एक्स इक्वल हो जाएगा सिक्के पर पट आने, यानी टी की संख्या। तो क्या हो जाएगी 0 1 2, क्योंकि सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है। तो 2 बार उछाला जा रहा है तो या तो एक भी बार नहीं आए यानी 0, एक बार आएगा तो 1 और 2 बार आएगा तो 2। ठीक है, अब देखिए जब x इज इक्वल टू 0 यानी सिक्के पर कोई भी 0 नहीं आए, मीन्स पहले सिक्के पर h और दूसरे सिक्के पर h। ठीक है ना। आप चाहें तो यहां पर अपन ये भी शो कर सकते हैं कि सिक्के को 2 बार उछाले जाने की संभावना क्या होती है। चलिए लिख देते हैं, तो यही लिख देता हूं मैं, पहले इसको बाद लिख देता हूं। सिक्के को 2 बार उछालने का सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि, यानी एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, माना x इज इक्वल टू सिक्के पर पट यानी टेल आने की संख्या। अब टेल आने की संख्या है तो कितनी हो जाएगी भाई, देखिए इसमें कोई टेल नहीं है यानी 0, इन दोनों में एक एक है तो 1, इसमें कितने टेल हैं 2, तो 2। अब निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी। जब x इज इक्वल टू 0 यानी p x बराबर 0 के लिए, यानी उस पर कोई पट्ट नहीं आना, कोई पट्ट नहीं आना इसका मतलब दोनों पर h आए, हेड हेड आए। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी एच इंटू पी एच। निकाल लीजिए वैल्यू इसकी, पी एच की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू 3/4 मीन्स 9/16। ठीक है, अच्छा अब x इज इक्वल टू 1 यानी एक सिक्के पर पी एक्स इज इक्वल टू 1, एक सिक्के पर हेड आए, एक सिक्के पर टेल आए। तो अब कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई पी एच टी और टी एच, मीन्स वही पी एच टी प्लस पी टी एच। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी एच इंटू पी टी प्लस पी टी इंटू पी एच। ठीक है, पी एच कितना है 3/4, पी टी 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया 3/16 प्लस 3/16 यानी 6/16। चलिए 6/16 ही रहने दीजिए। अब x इज इक्वल टू 2 यानी दोनों पर टेल आए, पहले पर टेल दूसरे पर टेल, इंडिपेंडेंट है तो पी टी इंटू पी टी, वैल्यू रखो पी टी की कितना है 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/60। इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा देखिए यहां x और ये px,
0, 1 एंड 2। 0 के लिए है 9/16, 1 के लिए है 6/16 और 2 के लिए है 1/16। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा क्वेश्चन ये जो हमने किया है सॉल्व पूरा, यानी 0 के लिए 9/16, 1 के लिए 6/16 और 2 टेल आने के लिए 1/16, ये सही है या गलत है? देखिए बहुत सिंपल है, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं इनका सम करिए, 9/16 प्लस 6/16 प्लस 1/16, 9/16 प्लस 6/16 प्लस 1/16 कितना आ गया? एलसीएम तो सेम है, तो 9 और 6 15 प्लस 1 16/16, 1 आ गया। अगर इन प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो तब तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अपना जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल राइट है। अगर 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा या कम है, तो फिर ये गलत है। ये 25वां क्वेश्चन है अपना, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये सेक्शन डी फिनिश होता है। आगे चलते हैं सेक्शन ई की तरफ, है ना। सेक्शन ई जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन उसमें 6 मार्क्स का है। आपको नोट करना है ये सारा, तो उसके लिए वीडियो पॉज करिए और सबको नोट करना है, अच्छी तरह से समझिए। क्वेश्चन देखिए, भले ही 5 मार्क्स का है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सिंपल हैं, इजी हैं। तो इसलिए जब पेपर आपके हाथ में आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तसल्ली के साथ, आराम से आपको पेपर सॉल्व करना है। और पेपर में आपको इतनी चॉइस हैं कि आराम से सारे क्वेश्चंस पेपर के आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। देखिए 26 यानी सेक्शन ई, ईच क्वेश्चन हैज 6 मार्क्स। 3 क्वेश्चन आएंगे, देखिए पहला है 26 का पहला, प्रूव दैट 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx, और हमें प्रूफ करना है π/8 log 2, ठीक है। लीजिए सॉल्व करते हैं। तो लेट I इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus 10x, लगाइए इसमें प्रॉपर्टी बाय P4, कौन सी है? P4 0 to a fx dx। ध्यान रखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम प्रॉपर्टी का सही तरीके से पता लगा सकें। जब आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी लग रही है तो बिल्कुल समय नहीं लगना है क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें भी समय नहीं लगेगा, 0 to π/4 log 1 plus 10 और अपर लिमिट में से x को माइनस कर देते हैं, 10a माइनस बी से इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b एंड dx जरूर लिखना, नहीं अपने लिए rdx साबित हो जाएगा, है ना। 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, 0 to π/4 log 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। एलसीएम ले लीजिए, लॉग ऑफ एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। 10x से 10x कैंसिल, ठीक है। कितना हो गया?
1 और 1 2, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस n, यानी log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x और ये dx। ये हो गया आपका I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 dx माइनस, दोनों को बिल्कुल अलग अलग लिख दीजिए, dx। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन? I लिख दीजिए और log 2 को बाहर लिखते हुए चलिए अगली स्टेप में कर देंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 dx माइनस आई को इधर ट्रांसफर, तो i और i 2i log 2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? x 0 टू पाई बाई 4, ठीक है ना? log 2 सॉरी, लिमिट लगाइए पाई बाई 4 माइनस 0, तो कितना आ गया ये? पाई बाई 4 log 2। ये किसके इक्वल है? 2i के। सो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 का इधर मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 8 log ऑफ 2, हैंस प्रूव्ड। अब बताइए, आप गौर से देखिए कि 6 मार्क्स के इस क्वेश्चन में था क्या, है ना? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे नोट करें, और नोट करने के लिए मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आपको नोट करना है, ठीक है? इसका सेकंड क्वेश्चन चॉइस में ही है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, अपन भी सपोज कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, बहुत सिंपल है। क्या है? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब log का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, और इसको 1 को सेकंड फंक्शन और log को फर्स्ट फंक्शन लेकर के इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, है ना? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, करिए। फर्स्ट कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रख दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 है सेकंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखिए, डिफरेंशिएशन करिए इसको थोड़ा ध्यान से, पहले log का, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो log का हो गया 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर चलिए, x का हो गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो पहले इस अंडर रूट यानी इसकी पावर जो हाफ है, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर जाइए, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब सेकंड का इंटीग्रेशन x और ये dx।
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसका ले लीजिए एलसीएम। इंटू एक्स माइनस एलसीएम ये आएगा तो कितना आ जाएगा ऊपर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, ये तो चल ही रहा है पहले से ही, ये और आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये एक्स, देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, dx, dx जरूर लिखना मेरे भाई, कितना आ जाएगा, log ऑफ x प्लस अंडर रूट इंटू एक्स माइनस एक्स अपॉन ये आ गया आपका i इज इक्वल टू लॉग अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अलग से I1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, और प्लस c, यहां I1 कितना है, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अगर आपको डायरेक्ट आता है कि 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप टी स्क्वायर सपोज कर लीजिए, अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको आप टी स्क्वायर के रूप में ही सपोज करिए, 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर x dx इज इक्वल टू t dt रखिए। चलिए यही कर देते हैं, I1 इज इक्वल टू x की जगह x dx को t dt से रिप्लेस करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, कैसे, क्योंकि अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब भी टी होता है ना, dt, और dt का इंटीग्रेशन t, c प्लस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि c अपन यहां प्लस कर चुके हैं, t की वैल्यू रखिए, तो I1 आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में है, बाई इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, चाहे तो आप एक्स को यहां लिख दीजिए, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा विशेष बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक आध क्वेश्चन तो आपकी स्किल पावर को चेक किया जाता है, तो इस तरह का आ जाता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मतलब चॉइस का ही, अब आपको हर क्वेश्चन में 3 चॉइस मिल रही है इस सेक्शन में, तो नेचुरली बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आसान सा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, सबकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। Prove that the function y is equal to sin to the power p theta cos to the power q theta has maximum value at tan theta is equal to under root p upon q। तो देखिए गिवन हमें ये बताना है कि ये tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू पर मैक्सिमम है, ठीक है, बता देते हैं। अब देखिए पावर में है
तो चाहे तो आप लॉग ले लें इसका, और नहीं तो वैसे ही कर लें। चलिए अपन लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log y is equal to cos of q थीटा। log की फॉर्म है तो लगा दीजिए log साइन ऑफ p थीटा प्लस log cos ऑफ q थीटा। पावर पहले आ जाती है और log y को सपोज कर लीजिए z, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू पर मैक्सिमम है। इसका मतलब ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, यानी y मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और log y को हमने z सपोज कर लिया है, भाई log y पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तभी ये log y डिफाइन होगा। तो अगर z मैक्सिमम होगा तो log y मैक्सिमम होगा, और log y मैक्सिमम होगा तो y मैक्सिमम आएगा। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी जेड अपॉन डी थीटा पी log साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, 1 अपॉन साइन थीटा, log साइन थीटा का, और साइन थीटा का cos थीटा, प्लस क्यू log cos थीटा यानी माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। कितना हो गया ये p कॉस अपॉन साइन यानी कॉट थीटा माइनस q साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ठीक है। फॉर मैक्सिमम के लिए डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स p cot थीटा माइनस q tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए p cot थीटा माइनस q tan थीटा, सॉल्व करिए इसको। ये हो गया p cot थीटा इज इक्वल टू q p अपॉन q, cot 1 अपॉन टेन और मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा। Therefore tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब पुनः समीकरण 3 से अगेन बाय इक्वेशन 3 डिफरेंशिएट करिए, डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्यू टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस पी कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखिए एट टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस क्यू अपॉन पी और 1 प्लस पी अपॉन क्यू। एलसीएम ले लीजिए, माइनस क्यू पी प्लस क्यू अपॉन क्यू, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2p प्लस क्यू विच इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर नेगेटिव है टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू पर। इसका मतलब जेड मैक्सिमम होगा, और जेड मैक्सिमम होगा तो वाई भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अतः दिया गया फलन टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू पर मैक्सिमम है। लीजिए ये हो गया। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 26 क्वेश्चंस के
तीनों क्वेश्चन जो चॉइस में थे वो अपन ने कर लिए। अब है 27वां क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। और नोट करने के लिए आपको पता ही है कि वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद अच्छी तरह से तसल्ली से लिख लीजिए। आगे चलते हैं 27वां क्वेश्चन के लिए। चूंकि ये पेपर सॉल्व हो रहा है और ये उम्मीद की जाती है कि आप लोगों ने पूरा सिलेबस अब तक पढ़ लिया होगा, तो एक तरीके से ये एक प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ बोर्ड पेपर का एक आइडिया है कि इस तरीके से पेपर आएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए। सॉल्व dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिमाग में आया कैसे सॉल्व करना है? कोई बात नहीं है, सपोज कर लीजिए 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसे वैसे सेपरेट कर नहीं सकते हैं, होमोजीनियस है नहीं है, ठीक है। तो ये 4 प्लस वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 का 0 डी टी अपॉन डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4। सभी मान किस में रखने हैं? 1 में रखिए। पुट ऑल अबव वैल्यूज इन 1। ऑल अबव का मतलब है एक तो टी को रिप्लेस करना है, एक इसको रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 4 को उधर, 4 प्लस टी स्क्वायर। सेपरेशन करना है तो चरों का पृथक्करण करने पर यानी सेपरेट द वेरिएबल्स, कितना हो जाएगा डी टी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। इसका कितना होगा इंटीग्रेशन? चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, डी टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, 1 अपॉन ए 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स टी अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, और प्लस सी 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2c, ठीक है। 2c को चाहो तो आप एक नया कांस्टेंट सपोज कर लीजिए, और टेन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c1 2c, ओ सॉरी 2 और आएगा यहाँ, वो 10 और आएगा 2x प्लस c, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 10 2x प्लस, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नोट करने के लिए आपको वही वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कोई खास ऐसे स्टेप भी नहीं है, टफ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। बस समझ में आना चाहिए हमें, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए। देखिए सेकंड है सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 10 वाई अपॉन एक्स।
समघात समीकरण है, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स। डिफ्रेंशिएट करिए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स का 1 प्लस एक्स और v का dv अपॉन डी एक्स। कितना हो गया, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। रखिए वैल्यू 1 में, तो dy अपॉन डी एक्स को अपन रिप्लेस करेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स से। ठीक है, यहां से y अपॉन एक्स को अपन v रखेंगे। देखो ये रही वैल्यू, ये दो वैल्यूज आई हैं, दोनों वैल्यू का उसमें यूज करना है हमें। तो ये आ जाएगा v प्लस टेन v से v कैंसिल, कितना आ गया x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10v। सेपरेट द वेरिएबल्स। देखो कितना आसान क्वेश्चन है? तो ये हो जाएगा dv अपॉन 10v इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स। 1 अपॉन 10 कितना होता है भाई, बताइए? कॉट dv इज इक्वल टू अपॉन एक्स। कॉट v का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग साइन v, ये लॉग x प्लस, अच्छा अब प्लस करना है आपको, कांस्टेंट प्लस करना है। तो देखिए ये दोनों टर्म लॉग में हैं, तो अपन लॉग c प्लस कर सकते हैं, c प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी प्लस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हो गया ये, लॉग cx, और दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन v इज इक्वल टू सी एक्स। वी की वैल्यू रखिए, बगल में ही है, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। यही आंसर है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अब इसका थर्ड पार्ट बहुत आसान है वो भी, हालांकि उतने में ही आ जाएगा, पर अपन शुरू से करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते, कभी भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती जिसमें आपको संकटों से गुजरना पड़े। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन होती है ना। अब है इफ y इज इक्वल टू sec x plus tan x, then prove that क्या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बहुत आसान है ये, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब चूंकि हमें जो प्रूफ करना है वो कॉस और साइन में प्रूफ करना है, ठीक है ना, कॉस और साइन में प्रूफ करना है, तो बेहतर यह है कि हम इसको ही कॉस और साइन में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स साइन अपॉन कॉस एक्स, बड़ा आसान है, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है।
एलसीएम कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये भी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स और इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट क्वेश्चन रूल लगाइए, 1 का 0 माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 का 0 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ले आइए चेहरे पर मुस्कान, हो गया ये 0 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो ये 27th के तीनों क्वेश्चन हो गए साहब आपके। अब बताइए 6 मार्क्स का इसमें क्या है, आप डिफरेंशिएशन करना अच्छी तरह से जानते ही हैं, डबल डिफरेंशिएशन करना है, और इसमें तो ऐसा कहीं कोई स्टेप भी नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। ठीक है, चलिए 28th क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रेखाओं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस, तो गिवन लाइंस, लघुत्तम दूरी न्यूनतम दूरी निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत आसान है, मुस्कराइए। आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के, और सेकंड लाइन है 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू इज इक्वल टू है वो म्यू इंटू 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, वैसे ही रफ स्केच कर लेते हैं, ये 1 ये 2, इनके बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 a1 इज इक्वल टू ये है, आपको कंपैरिजन करना है, किससे करना है, आपको पता है कि ये r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी की फॉर्म है, a प्लस लेमडा बी की फॉर्म है, तो ये a1 और b1 कितना है इसमें i माइनस जे प्लस के। ठीक है, बाय इक्वेशन 2 a2 कितना है 2i माइनस जे माइनस के, और b2 कितना है 2i प्लस जे प्लस 2k। अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला लिख देते हैं कि है क्या चीज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, है ना, अपॉन मॉडुलस b1 क्रॉस b2, ये होती है। बारी बारी से इनको निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2 हम निकालना जानते हैं, a2 माइनस a1 भी हम जानते हैं, मॉडुलस b1 क्रॉस b2 भी जानते हैं, इन तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए, तो नाउ a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा
माइनस करिए i -3j माइनस के -2k B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए i j k। B1 के कॉफिशिएंट्स 1 -1 1, B2 के हैं 2 1 2। हाँ जी, कितना हो जाएगा i के लिए -2 -1 -3i। ठीक है, j के लिए 2 -2, लो ये तो सही दी हो गया, 2 -2 0, छोड़िए j को। k के लिए 1 + 2 3 + 3k। ठीक है, नाउ A2 - A1 निकला है, B1 क्रॉस B2 निकला है। अब निकालना है अपन को मॉडुलस B1 क्रॉस B2। देयरफॉर मॉडुलस B1 क्रॉस B2 कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9 + 9 18, यानी 3√2। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन लाइन्स। फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला जरूर लिखें, पड़ोस में ही लिखा है आपके में, ये रहा A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, वैल्यू रखिए A2 - A1 i -3j -2k डॉट B1 क्रॉस B2 -3i + 3k अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 3√2। करिए मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है कि i का i से डॉट प्रोडक्ट, j का j से और k का k से करते हैं। तो i का -3 j का करने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा। -2 का 3 से तो -6, कितना हो गया भाई? -9, लेकिन मॉड्यूलस ले रहे हैं तो 9/3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। न्यूनतम दूरी आ गई। 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, 6 स्टेप नहीं है। आप ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए इसका सेकंड पार्ट। प्रूव दैट द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। यानी दोनों, हमें यह प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी हमें निकालने हैं। चलिए, तो दी गई रेखाएं, लिखा हुआ है x - 4/1 y + 3/-4 इज इक्वल टू z + 1/7। और दूसरी लाइन है x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/-3 इज इक्वल टू z + 10/8। वो कह रहा है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं इस तरीके से। ठीक है, वो पहली लाइन है, इसको अपन फर्स्ट लाइन सपोज कर लेते हैं, इसको सेकंड। ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब कोई एक पॉइंट इन दोनों लाइन पर लाई करेगा, यानी स्थित होगा। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों रेखाओं पर, ये जो दो लाइन दे रखी हैं, इन पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो इसको सपोज करते हैं R1 और इसको सपोज करते हैं R2 से, यानी मान लिया हमने। ठीक है, तो रेखा एक पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, P मान लिया, कितने हो जाएंगे भाई? 1 इंटू R1 और -4 को उधर ले जाएंगे तो +4, तो ये हो जाएगा R1 + 4, -4R1 और 3 को उधर ले जाएंगे तो -3, 7R1 -1। इसी तरीके से रेखा 2 पर स्थित बिंदु Q के निर्देशांक, इसे भी निकाल लीजिए। 2R2 और इस -1 को उधर ले गए तो +1, -3R2 -1 और 8R2 -10, +10 है ना। ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी अगर ये पॉइंट समपाती हो, कोइंसिडेंट हो। तो क्या हो जाएगा? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समपाती होने चाहिए, यानी R1 + 4 = 2R2 + 1। ये हो गया आपका R1 - 2R2 और 4 को उधर ले जाइए तो -3। दूसरा पॉइंट है -4R1 - 3 = -3R2 -1। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो प्लस के, यानी -4R1 + 3R2 = 3 को उधर ले गए तो 2। ठीक है, इसको अपन 3, इसको 4। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 7R1 - 1 = 8R2 -10। -9। इक्वेशन नंबर 5। देखिए किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके हम R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। R1 और R2 की जो वैल्यू निकल करके आएंगी, वो इनमें से जो तीसरा समीकरण, तीसरा इक्वेशन जो बचेगा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन दो को ही सॉल्व कर लेते। सॉल्विंग इक्वेशंस 3 और 4 करिए भाई। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4R1 - 8R2 = -12, -4R1 + 3R2 = 8। ऐड कर दीजिए। -5 = -4, यानी R2 = आ गया 4/5। सही है ना? गलत हो गया ना, ये 2 है, 2। तो -10 कितना आ गया? 2 आ गया। वैल्यू रखिए R2 की। इन 3 कितना आ जाएगा? R1 - 2 × 2 = -3, यानी R1 = 1। ठीक है, R1 = 1 आ गया और R2 = 2 आ गया। अब ये जो R1 और R2 की वैल्यू है, क्या ये समीकरण 5 को संतुष्ट कर रही है? तो R1 व R2 का मान समीकरण 5 में रखने पर
कितना आ जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू -9। तो 7 माइनस संतुष्ट हो गया। इससे सिद्ध होता है, चूंकि ये सेटिस्फाई हो गया, तो इससे प्रूफ होता है कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इससे सिद्ध होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। किसी भी एक में, चाहे तो बिंदु P में R1 की वैल्यू रख दीजिए, चाहे बिंदु Q में R2 की वैल्यू रख दीजिए। तो इसी में रख देते हैं। कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू 1 है तो 1 + 4 -4 -3 और 7 -1, तो 5 -7 6। यही आपका आंसर है। चेक करिए, यही आंसर है क्या? अच्छा, अब चेक कैसे करेंगे, ये भी बड़ी एक समस्या है। मैंने तो कह दिया चेक करिए, लेकिन कैसे आंसर चेक करेंगे? सुनिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आप x की जगह 5, y की जगह -7 और z की जगह 6 इसमें रखिए और इसमें रखिए, सब इक्वल आना चाहिए। देखिए रखते हैं, 5 रखिए, 5 - 4 1 1/1 यानी 1, -7 -7 + 3 यानी -4 -4/- 4 यानी 1, 6 6 + 1 यानी 7/7 यानी 1। तीनों का रेशियो सेम आया है। अच्छा, अब यहाँ भी रखना है, रखिए 5 5 - 1 यानी 4/2 यानी 2, -7 + 1 यानी -6/-3 यानी 2। z की जगह 6 रखिए तो 6 + 10 यानी 16/8 यानी 2 इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। नोट कर लीजिए। आगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रूव दैट, नहीं वो कह रहा है पॉइंट 1 2 3 से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसकी लंब की लंबाई निकालिए, उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। तो देखिए ये तीसरी चॉइस है आपकी साहब, तो लाइन हटा देता हूं मैं। गिवन लाइन x - 6/3 y - 7/2 and z - 7/2। वो कह रहा है, अच्छा पॉइंट और दे रखा है, एक पी कर लिया अपन ने, सपोज 1 2 3। वो कह रहा है ये लाइन है, अभी नंबर 1 दे देंगे इसको, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है क्यू, ठीक है। तो हमें इस परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जा रहा है पी क्यू, इसकी लेंथ निकालनी है। बड़ी सिंपल है साहब, देखिए कैसे। अच्छा, इस फिगर में ही सॉल्यूशन है सब कुछ। हमने इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर इस लाइन को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी क्यू पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर। तो इस लाइन पर स्थित पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना। हमने मान लिया इसको, सपोज कर लिया से, ठीक है। तो रेखा बिंदु P से रेखा 1 पर
लंब पी क्यू डाला जाता है। अतः रेखा पर स्थित बिंदु Q के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 3r प्लस 6, -6 को बदल लेंगे, प्लस का हो जाएगा 2r प्लस 7 -2r प्लस 7। अब देखिए पी क्यू, ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। पी क्यू एक लाइन है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हुआ? है तो लाइन ही। पी क्यू और 1, पी क्यू लाइन है, एक लाइन 1 है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन होती है इसकी। तो पहले अपन निकालते हैं पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू कितने हो जाएंगे भाई? क्यू में से पी को माइनस, तो 3r प्लस 6 माइनस 1। पता है ना किस तरीके से डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे P और Q दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो Q के पॉइंट्स में से P वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं, है ना। फिर 2r प्लस 7 माइनस 2 और माइनस 2r प्लस 7 माइनस 3, कितना आ गया? 3r प्लस 5, 2r प्लस 5 और माइनस 2r प्लस 4। चूंकि पी क्यू और लाइन 1 आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर है। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 2 माइनस 2। इस पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज ये आ गए, तो निकाल लीजिए। थ्री कितना हो गया? 3r प्लस 5 प्लस 2, 2r प्लस 5 प्लस माइनस 2, माइनस 2r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। 9r प्लस 15 प्लस 4r प्लस 10 प्लस 4r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया भाई? 9 और 4 13 और 4 17r, 15 और 10 25 में से 8 गया तो 17, यानी माइनस 17। सो r इज इक्वल टू माइनस 1। Therefore the coordinate of P, therefore coordinate of Q कितना आ जाएंगे? r इज इक्वल टू माइनस 1 रख दीजिए, तो माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7, 3 और 7 में से 2 गया तो 5 एंड 9। ये आ गए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी बड़ी देर बाद ये निकल करके आए हैं। निकाल लीजिए परपेंडिकुलर की लेंथ, तो डिस्टेंस पी क्यू। फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना आ गया भाई? 3 माइनस 1 यानी 2 4, 5 में से 2 गया तो 3 यानी 9, 9 में से 3 गया तो 6 यानी 36। ये कितना हो गया? 9 4 13 36 49 यानी 7 यूनिट। ये आंसर है। तो इस तरीके से ये 28 का लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड चॉइस थी पेपर में, वो आपके सामने सॉल्व है। नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस तरीके से
बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पर, इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि टाइम के अंडर, टाइम लिमिट होता है पेपर में, 3.25 घंटे का पेपर होता है। कोशिश ये करिए, आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करिए कि लास्ट में आपके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट आपको बचें, जिसमें आप अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए। टेक केयर।